नमस्कार, बतकही चौक में आपका स्वागत है। देश भर में यूजीसी के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सवर्ण समाज सड़कों पर उतरकर इसे वापस कराने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार है कि इस पर कोई भी कदम नहीं उठा रही है। ऐसे में इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल तिवारी जी हैं। उनसे इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। विमल तिवारी जी, आपका बतकही चौक में बहुत बहुत स्वागत है। आपका संगठन और आप लगातार यूजीसी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं और सरकार से इसे वापस करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो इस पर कोई भी कदम आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। हालांकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन वहां भी जिस तरीके से ढुलमुल रवैया दिखाया जा रहा है उस पर सोचने वाली बात है। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार जो है, जो सवर्ण समाज है, इस समय इस देश की राजनीतिक पार्टियां सवर्ण समाज को यूज एंड थ्रो समझ रखी हैं। वो केवल यूज करना चाहती हैं सवर्ण समाज का, और उनके उनके पक्ष में किसी भी तरह से कोई भी चीजें करने के मूड में नहीं दिखाई देती हैं। उनको केवल वोट से ये होता है, लेकिन जब बात आती है काम करने को लेकर के तो सवर्ण समाज के साथ नहीं खड़ी होती है। लेकिन सवर्ण समाज भी सबक सिखाने के लिए तैयार है। अगर ये सरकार यूजीसी जैसा जो काला कानून, यूजीसी का मतलब क्या है कि समझिए कानून कितना खतरनाक है, क्योंकि अभी तक आरक्षण की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के तहत हमको रोका जा रहा था, सवर्ण समाज को, बच्चों को रोकने की कोशिश की जा रही थी। अब उस पर भी रुकते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे। वो अपनी प्रतिभा पे, अपनी योग्यता के दम पे आगे बढ़ करके आ रहे थे। यूजीसी जैसा काला कानून लेकर आया गया कि जो योग्य बच्चे हैं उनको इनके कॉलेज स्तर पे ही उनके ऊपर इस तरह से आरोपित कर दिया जाए, उनका भविष्य वही चौपट कर दो, कॉलेज से आकर के बाहर इस देश की अच्छी नौकरियों में, अच्छे भविष्य की ओर जा ही न सके। ये योजना है यूजीसी की। तो ये सरकार जो है किसी भी तरह से, और मैं आपको बता दूं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे सरकार की बात हो, हमने एक गलतियां हमसे हुई थी कि जब 1992 में मंडल कमीशन आया है, हम उसको बर्दाश्त कर गए और आज तक बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पैरों में बेड़ियां बांध करके और अगले अयोग्य व्यक्ति को नौकरियां दी जा रही हैं और उनके कॉलेजों में एडमिशन होते हैं। लेकिन अगर आज अब इस समय जो है सवर्ण समाज जागा हुआ है, वो किसी भी तरह से इस यूजीसी के काले कानून को एक्सेप्ट नहीं करेगा। किसी भी कीमत पर इनको सरकार को वापस लेना पड़ेगा, हर हाल में वापस लेना पड़ेगा। सवर्ण समाज इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन सरकार का यूजीसी के मुद्दे पे कहना है कि वो इसे बांटने के उससे नहीं ला रहे हैं, ये तो समाज को एकजुट करने के लिए ला रहे हैं। जो समाज में जो दूरी पैदा हुई है, जो समाज अलग अलग है, उसको एकजुट करने के लिए, संतुलन बनाने के लिए, समता लाने के लिए इस कानून को नियम को लाया गया है। इस देश में, देश की आजादी में, देश को आजाद कराने में सबसे ज्यादा योगदान सवर्ण समाज का रहा है। उसने फांसी के फंदे को चूमा है, उसने अपने सीने पे गोलियां खाई हैं, वो अपने काला पानी का सजा भुगता है। और जब इस सवर्ण समाज के लोगों ने इस देश को आजाद करा करके, संविधान इस देश में जब से लागू हुआ है, जिस दिन से संविधान लागू हुआ है उसी दिन से सवर्ण को एक कटघरे में खड़ा करके उसके खिलाफ सारे कानून बनाए जाते हैं। इस देश में 1950 के बाद और आज 2026 में हम बैठे हैं, कोई एक कानून नहीं आया जो सवर्ण समाज के लिए आया हो। जो भी कानून बने हैं वो केवल और केवल सवर्ण समाज के पैरों में बेड़ियां बांधने के लिए, सवर्ण समाज को रोकने के लिए बने हैं। ये सरकार की जो मंशा है ये कामयाब नहीं होगी। ये अगर इक्वलिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो समानता का मतलब ये नहीं होता है कि किसी व्यक्ति को बैठा करके अगले व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए। ये समानता नहीं है। समानता का मतलब ये नहीं है कि रेस अगर हो रही है तो एक व्यक्ति के पैरों में बेड़ी बांध दो और कहो कि भाई आप उसके पैर में बेड़ी नहीं बंधी हुई है, ओबीसी एससी एसटी के पैर में, जनरल कैटेगरी के पैर में बेड़ियां बंधी है, अब आप दौड़ के दिखाओ। ये समानता नहीं होता है। हमने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, इस देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, तब जाकर इस देश की संविधान बने हैं। जो लोग संविधान की बातें करते हैं आजकल, संविधान की कसम खाते हैं, फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, तो फंडामेंटल राइट तो तब मिला है जब हमने गोलियां खाई हैं, जब हमने फांसी के फंदे को चूमा, तब ये फंडामेंटल राइट बना हुआ है। और इस देश की सरकार लगातार, मैं इस सरकार की बात नहीं करता हूं, इस देश में 1950 से आज तक जितनी भी सरकारें हैं वो कभी जमींदारी एक्ट
कभी SC/ST एक्ट, कभी वो मंडल कमीशन, अब यूजीसी एक्ट, लगातार ऐसे एक्ट लाती हैं जो सवर्ण विरोधी है और सवर्ण समाज के को रोकने का काम करती है। ये किसी भी कीमत में अब तो बर्दाश्त नहीं है। सरकार को एकदम क्लियर कट अपना पक्ष रखना पड़ेगा कि वो यूजीसी का बिल वापस ले रही है कि नहीं ले रही है। अगर वो यूजीसी का बिल वापस नहीं लेती है तो सरकार को सबक सिखाने के लिए सवर्ण समाज सक्षम है। वो जब कालों से लड़ लिया था, जब वो गोरों से लड़ लिया था, जब वो 500 साल मुगलों से लड़ लिया, 100-200 साल अंग्रेजों से लड़ लिया है, ये जो सरकारें हैं जो जिस प्रकार से देश के अंदर केवल जाति विध्वंस फैला करके वोट बैंक की राजनीति करना चाहती है, वो सवर्ण समाज किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करेगा और न ही होने देगा। लेकिन विमल जी ये बताइए कि कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार सवर्ण समाज भी है, क्योंकि उसके खिलाफ जब भी कुछ ऐसे कानून लाए गए, नियम लाए गए, तो उस पे वो मुखरता से आवाज नहीं उठाया। वो चाहे मंडल कमीशन का रहा हो, आरक्षण रहा हो, SC/ST एक्ट रहा हो, इन सब को धीरे करके एक एक करके सरकार लाती गई, लेकिन उस पे आवाज नहीं उठाई गई। तो क्या ये एक तरीके से देखा जाए कि सवर्ण समाज जो आवाज नहीं उठा रहा था, उसी को देखकर, उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार एक के बाद एक लाती जा रही है और सवर्ण समाज बोलता नहीं था? तो उसे अब भी यही लगता था कि यूजीसी का जो गाइडलाइन जारी की गई, उस पे भी उसको ऐसे ही लगता था कि इसको ले आएंगे और थोड़ा बहुत विरोध प्रदर्शन होगा, उसके बाद सब शांत हो जाएगा और फिर इसको लागू कर देंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस देश की सरकार की बात करते हैं तो राजनेताओं की बात करती है। इस देश में जो वर्तमान स्थिति है, देश के जो सवर्ण राजनेता हैं वो केवल राजनीतिक पार्टियों के बंधुआ मजदूर बनते हैं। वो उनको जो बोला जाता है, उनको जो कहा जाता है, वो सिर्फ वही करते हुए दिखाई देते हैं। उनका अपना खुद का जमीर बंद मर चुका है। तो इस देश में मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि जब SC/ST एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, यही भाजपा की सरकार उसको सदन में दोबारा वीटो पावर के साथ सदन में फिर से पास कराने का काम करती है। और ताज्जुब की बात मैं आपको बता दूं, उस दौरान जब मीडिया में डिबेट होती थी तो सारे राजनीतिक पार्टियों के जो डिबेटर बैठते थे वो सवर्ण समाज के बैठते थे और SC/ST एक्ट का समर्थन किया करते थे। ये देश की सरकार और देश की राजनीतिक पार्टी, आप SC/ST एक्ट को देख लीजिए, इस देश की चाहे वो सत्ता में बैठी हुई सरकार हो या विपक्ष में बैठी राजनीतिक पार्टियां हो, वोट बैंक की राजनीति में इतने गिर गए हैं कि कोई भी व्यक्ति ये बोलने को तैयार नहीं है कि जिस कॉलेज के अंदर हम लोग पढ़ने जाते हैं, कॉलेज की परंपरा तो आज की नहीं है, गुरुकुल की परंपरा होती थी, जहां पे भगवान राम और निषाद राज भी एक साथ गुरुकुल की परंपरा में पढ़े हुए थे। कि आज की परंपरा नहीं, स्कूल कॉलेज स्कूल ये पुरानी परंपराएं हैं जहां पे सर्व समाज जाता था और कहीं किसी का भेदभाव नहीं होता था। अब वहां पे कुठाराघात सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो न राजनीतिक पार्टी जो विपक्ष में बैठी है, जो सरकार में आना चाहती है, आने के लिए अपने सपने देख रही है, न उनकी जबान हिल रही है और न राजनीति जो वर्तमान में सरकार बैठी हुई है। इस देश की सरकार हो चाहे विपक्ष हो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जिनको केवल वोट बैंक की राजनीति, उनको न देश दिखाई देता है, न वो सवर्ण समाज दिखाई दे रहा है, उनको दिखाई देती है अपनी कुर्सी, और कुर्सी के लिए वही सवर्ण समाज के राजनेताओं का हाल है। उनको लगता है कि अगर हम बोलेंगे तो हमारी कुर्सी चली जाएगी, हमारी सांसदी चली जाएगी, हमारी विधायकी चली जाएगी, हमारा मंत्री पद चला जाएगा, इसलिए इनकी जबान नहीं हिलती है, ये बोलना नहीं चाहते। लेकिन ये जो कानून है SC/ST एक्ट ऐसा नहीं है कि केवल जनरल सवर्ण समाज उसमें भुक्तभोगी हो रहा है, ये राजनेता भी भुक्तभोगी होते हैं, उनका परिवार भी भुक्तभोगी होता है, उनका रिश्तेदार भी भुक्तभोगी होता है। लेकिन कुर्सी की लालच में ये इतने अंधे हो गए हैं कि इनको ये दिखाई नहीं देता है कि देश का अगर संविधान की बात करें तो देश का संविधान फंडामेंटल राइट इक्वलिटी की बात करता है, सबको समानता की बात करता है। यह समानता का मतलब ये नहीं है कि एक वर्ग को सीधे सीधे आप उसको आरोपित सिद्ध कर दो। आज सोचिए कि यूजीसी के कानून में लिखा क्या है, कैसे अंधों ने इस कानून को बनाया हुआ है कि एक जनरल कैटेगरी को सीधा सीधा आरोपित मान लिया गया है, बाकी इस देश में जितने भी लोग SC/ST OBC जो भी लोग रह रहे हैं वो जो है उनके ऊपर शोषण होता है, ये पहले डिसाइडेड हो गया है। इसमें बात कोई जांच का विषय
कहीं कुछ भी नहीं है। ये डिसाइडेड है कि भैया ये वर्ग जो है वो शोषण करने वाला है और ये वर्ग है जिनके खिलाफ शोषण होता है। जब मैं उदाहरण के तौर पे मैं खुद भी कॉलेज में रहा हूं, पढ़ा हूं, लेकिन आज तक मैंने एक केस नहीं देखे जो वहां पर कॉलेज में किसी भी तरह से भेदभाव, जातिगत भेदभाव होता हो। लेकिन ये सरकारें चाहती है कि देश के अंदर जातिगत राजनीति हो। मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं, इस देश में जब मुगल आक्रमण कर रहे थे, जब इस देश को अंग्रेज लूट रहे थे, जब सवर्ण समाज फांसियों के फंदों को चूम रहा था, तो ये सारे वर्ग, कोई अपनी संपत्ति बचा रहा था, कोई अपनी जागीर बचा रहा था, कहीं कोई लड़ाई में सामने नहीं था। और इस देश की सबसे ज्यादा लड़ाई सवर्ण समाज ने लड़ी। और उसके बाद आज इस देश में आजादी के बाद जब संविधान की बात करते हैं, संविधान की कसम लोग खाते हैं, इस देश में सबसे ज्यादा जो कानून बन रहे हैं वो सवर्ण समाज के विरोध में कानून बन रहे हैं। ये किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं है। इन राजनेताओं को ये पता होना चाहिए कि आप जो भी करोगे, क्या मैं सवर्ण समाज के राजनेताओं को भी कहना चाहता हूँ कि आपका जमीर बंद हो चुका है, आप अंधे हो चुके हो, आप बहरे हो चुके हो, आप बोलना नहीं जानते हो अपने समाज के लिए। तो अगर कम से कम अपने समाज के नहीं बोलना चाहते हो, सत्य और न्याय भी एक चीज होती है कि आप न्याय के लिए बोलिए और सत्य के लिए बोलिए, ताकि इस देश के अंदर जाति हिंसा न फैले, जाति द्वेष न फैले। अगर मैं जातिवाद की बात करूं, इस देश में जातिवाद 1950 के पहले नहीं था। इस देश में जातिवाद 1950 के बाद फैला है। ये लोग कहते हैं, एक तरफ कहते हैं कि जातिवाद, जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, और दूसरी तरफ इस देश में एसटी, एसटी, ओबीसी और जनरल के रूप में इतनी बड़ी खाई लगातार भरते चले जा रहे हैं, और उसी राजनीति की गोटी सेकने के लिए जाति व्यवस्था के अंदर आग लगाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि विमल तिवारी जी ये अगर जाति व्यवस्था खत्म हो जाती है, जातिवाद खत्म हो जाता है, तो फिर राजनीति कैसे चलेगी? नहीं, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर जाति व्यवस्था जो थी वो कर्म प्रधान थी। जो लोग इसको जर्नल, जिन्होंने क्या किया कि भाई जो कर्म प्रधान जाति व्यवस्था थी उसको ले आकर के 4 वर्गों में बांट दिया। एक तरफ ये कह रहे थे कि भैया ये जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, और संविधान की गलतियां आप सोचिए, इस देश के संविधान में कहे भाई जाति व्यवस्था खत्म होगी तो फिर क्या ले, पहले 4 वर्ण थे, उसके बाद इन्होंने भी 4 वर्ग स्थापित कर दिए, जर्नल, एससी, एसटी और ओबीसी। जबकि इस देश की परंपरा को अगर देखिए, भारत की परंपराओं को देखिए, तो जो जातियां थी वो उसके कार्यों से जानी जाती थी। अगर आप देखिए, लोहार तो लोहे का काम करता था, सोनार सोने का काम करता था, कुम्हार मिट्टी का काम करता था, नाई जो होता था वो बाल काटने का काम करता था। हर जाति का, माली जो होता फूल माला बेचता था, हर जाति का जो कर्म था उसी कर्म के आधार पर जाति थी। लेकिन इस देश के राजनेताओं ने इतना बड़ा विध्वंस आपस में फैला रखा है कि ताकि इनकी राजनीतिक गोटियां चलती रहें, ये राजनीति करते रहें। तो ये जो लाशों की राजनीति करने के आदी हो गए इस देश के राजनेता, ये इनको बंद करना चाहिए और देश को आगे ले जाने की बात करना चाहिए। हम तो साथ में आजाद हुए, तुम्हारे बाद चाइना आजाद हुआ। आप दोस्त देखिए आज वो कहां पे खड़ा है, हम कहां पे खड़े हैं। इस देश के अंदर जितने आविष्कार हुए हैं, इस देश के अंदर जितनी भी उन्नति हुई है, वो आजादी के पहले है। आजादी के पहले आर्यभट्ट पैदा हुए, जिन्होंने शून्य से लेकर 9 तक की गिनती दी। आजादी के पहले सारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक पैदा हुए जो विभिन्न खोज किए। और आजादी के बाद इस देश के अंदर जब संविधान आया, तो संविधान के बाद इस देश के अंदर केवल अयोग्यता को आगे ला करके योग्य व्यक्ति को पैरों में बेड़ियां बांध करके इस देश को बर्बाद करने का काम इस देश के राजनेताओं ने किया है। लेकिन विमल तिवारी जी, एक बात ये आपको भी मानना पड़ेगा कि जिस सवर्ण समाज से तमाम सारे नेता विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं और मंत्री बनते हैं, वो इस मुद्दे पर एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। आपके समाज से, सवर्ण समाज से आने वाले तमाम बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, यूपी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन वो इस पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ साक्षी महाराज जैसे लोग बीजेपी से ही आते हैं, बीजेपी से सांसद हैं, लेकिन वो यूजीसी के समर्थन में बयानबाजी करते हैं, 10-90 की लड़ाई बताते हैं उसे। मैं आपको बता दूं कि महाभारत के युद्ध में द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, तो उस सभागार में महामहिम भीष्म
आचार्य द्रोण और कर्ण जैसे महारथी बैठे थे, जिनको ये कहा था कि जो जिसको कहा जाता था इनको कोई परास्त नहीं कर सकता। तो आपने देखा था कि महाभारत में सब के सब मारे गए थे जिन्होंने अधर्म और अन्याय को देखा था। और ये तो बात हो गई महाभारत काल की। मैं आपको बताऊं इस अपने आजादी के बाद की, इस देश को मंडल कमीशन देने वाला विश्वनाथ प्रताप सिंह। आप सोचिए कि जिन्होंने ये सोचा रहा होगा कि मैं मंडल कमीशन लाऊंगा और जीवन पर्यंत इस देश में राज करूंगा, मैं भी राज करूंगा, मेरे बाद मेरा बेटा, मेरा नाती, मेरा पोता राज करेगा। आप सोचिए कि इस देश की सवर्ण समाज ने उनको कहां पहुंचाने का काम किया है कि लास्ट चुनाव विश्वनाथ प्रताप सिंह के बेटे ने फतेहपुर से लड़ा था और सिर्फ 500 वोट पाए थे। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम जाति राजनीति, हम जो एससी एसटी के फेवर में बात करेंगे, हम ओबीसी की फेवर में बात करेंगे तो हम उस राजनीति में सफल हो जाएंगे, तो उनका ये दिल में सपना देख रहे हैं। ये समाज सबको सबक सिखाता है, सबको उसके अधर्म करने पे, सबको उसको अन्याय के खिलाफ न बोलने पे उनको सजा मिलती है और इसी जीवन में मिलती है। ऐसा नहीं कि उनको ये लगता है कि वो 4 पीढ़ी अपनी धन संपत्ति अर्जित कर लिया उन्होंने, या अपने बच्चों के लिए उन्होंने राजनीतिक विरासत खड़ी कर दी है। सबका हिसाब होगा, और जब हिसाब होगा, जब ऊपर वाला हिसाब करता है उस पर आवाज नहीं आती। तो मैं जो जितने भी सवर्ण राजनेता है, साक्षी महाराज को आप देखिए बोलते हैं, राम गोपाल यादव यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं, और हमारे समाज के जो नेता हैं वो चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी में बैठे हों, सब मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। तो ये इनको सबक सीखने का काम सवर्ण समाज कराएगा जब ये चुनाव के दौरान, जब चुनाव, भाई देखिए क्या कहें, लोकतंत्र की व्यवस्था में जनता सबसे ऊपर है, और एक न एक दिन आपको जनता के दरवाजे जाना पड़ेगा, और जिस दिन आप जनता के दरवाजे जाओगे तो जनता आपके सामने सवर्ण समाज का हर एक बच्चा आपसे जरूर पूछेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये यूजीसी की जो आग है, अगर आप, हम लोग पढ़े लिखे शहरी वातावरण में रहते हैं, अगर आप गांव गांव चले जाइए, अनपढ़ जो घर से निकलती नहीं उन महिलाओं को पता है कि यूजीसी क्या है, छोटे छोटे बच्चों को पता है, बुजुर्गों को पता है। ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये आईटी का जमाना है, हर व्यक्ति को पता है हमारे बच्चे को किस तरह से उसके पैरों को काटने की कोशिश सरकार के द्वारा की गई है। तो अगर ये राजनेता भ्रम में है, उन राजनेताओं को हिसाब जरूर देना पड़ेगा जब वो जनता के दरवाजे पर जाएंगे। विमल जी, यूजीसी का तो मुद्दा एक तरफ है, लेकिन अभी कुछ हाल के दिनों में, मतलब पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो ब्राह्मणों को खास करके टारगेट किया जा रहा है, चाहे उनके साथ मारपीट के मामले हो, हत्या के मामले हो, उनपे अश्लील भाषा का इस्तेमाल हो। ठीक, यहाँ तक कि अभी साक्षी महाराज जी का एक वायरल हुआ था बयान, वो कहीं पे जनसभा को संबोधित कर रहे थे, वहां पे उन्होंने जो ब्राह्मणों को लेकर बयान दिया वो काफी विवादित रहा, उस पे बहस भी शुरू हुई। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी सफाई भी पेश की। उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर कहा कि ब्राह्मणों ने किया ही क्या है देश के लिए, उन्होंने सिर्फ सीटा चुराई है, क्षत्रियों के बच्चों की हत्या की है, ठीक, और वेद हमने लिखे, पुराण हमने लिखे, क्या किया ब्राह्मणों ने। लेकिन उन्हें शायद ये बताने वाला कोई नहीं था कि ब्राह्मणों ने देश के लिए क्या किया है, हमारी विरासत के लिए क्या किया है, देश की आजादी में उनका क्या योगदान है। शायद ये साक्षी महाराज को पढ़ने की जरूरत थी। अगर वो पढ़ते, ब्राह्मणों के बारे में उनका इतिहास पढ़ते, तो शायद वो ऐसी बातें नहीं करते। तो क्या एक ट्रेंड चल रहा है? नहीं, बिल्कुल ये ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया में। जिसको प्रसिद्धि पानी हो, जिसको नेता बनना हो, तो वो एक चीज सोचता है कि वो ब्राह्मण को गाली देगा, ब्राह्मण की बहन बेटियों को। भाई एक ट्रेंड ही चल रहा है कि हर किसी को ब्राह्मण की लड़की चाहिए। मध्य प्रदेश में एक आईएएस उठ के आता है, वो कहता है जब तक ब्राह्मण की लड़की के साथ हम संबंध नहीं बना लेंगे तब तक समानता नहीं आएगी। मैं आपको बता दूं कि ये सारे जितने लोग ये बात करते हैं, खुद भी एक नहीं है। आप देखिए कि जनरल कैटेगरी को अगर हटा दीजिए तो ओबीसी, एसटी और एसटी, क्या यादव पटेल से शादी कर रहा है, क्या पटेल कुशवाहा से शादी कर रहा है, क्या कुशवाहा आदिवासी से शादी कर रहा है, क्या यादव जी किसी शेड्यूल कास्ट के चमार जाति से शादी कर रहा है, किसी हेला, भंगी, मुसहर किसी से शादी कर रहा है, सब अपनी जातियों में शादी कर रहे हैं। लेकिन इनको बेटी किसको चाहिए? इनको ब्राह्मण की चाहिए। तो इस देश करने ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश किया जा रहा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, साक्षी महाराज जिस जाति से आते हैं,
मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ। आप भूल जाओ आजादी में हमें लड़ा, आप भूल जाओ चंद्रशेखर आजाद को, आप भूल जाओ लाला लाजपत राय के लाठियों को, लेकिन आप याद करो कि आपका जीवन कैसे हुआ करता था। आप आदिवासी जो होते थे जंगलों में रहते थे, जिनको खाने का तमीज नहीं होता था, जिनको पहनने का तमीज नहीं होता था, और उस तमीज से लेकर के जब आप कच्चा मांस खाया करते थे, वहां से लेकर के आपको सांसारिक जीवन में बांधने का काम ब्राह्मण ने किया है। ब्राह्मण सर्व समावेशी होता है। ब्राह्मण परंपराओं को, ये चीज मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर अभी कोरोना काल बीता है, और कोरोना काल में इस देश में भुखमरी नहीं फैली, किसी भी तरह से कहीं कोई त्रासदी नहीं फैली। उसका कारण है कि ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण जो है मंदिर में एकाधिकार है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मंदिर में पूजा करने वाला ब्राह्मण अविवाहित होता है 90%, और उससे उसका घर नहीं चलता, क्योंकि जो अविवाहित संत होता है, जो अपनी अंतिम अवस्था में आता है, तो अपनी सारी संपत्ति वरासत किसी अननोन व्यक्ति को सौंप करके चला जाता है। लेकिन उसी मंदिर के परिसर में बैठ करके सवर्ण समाज के बाद सर्व समाज उसी मंदिरों से व्यापार करता है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप मंदिर प्रांगण में देखिए तो सबसे ज्यादा माला फूल की दुकान होती है। माला फूल बेचने वाला कोई ब्राह्मण नहीं होता है, इसमें एकाधिकार है माली समाज का, और माला फूल का एकाधिकार है केवल भगवान के चरणों में चढ़ता है। सबसे बड़ा व्यापार माला फूल का जो होता है, हजारों करोड़ का व्यापार पूरे देश में, वो माली समाज करता है, वो जनरल कैटेगरी या ब्राह्मण नहीं है। उसी मंदिर में लोग दूध दही पेड़ा चढ़ाते हैं, मिठाइयां चढ़ाते हैं। उस मिठाई बनाने का काम, जो दूध का व्यापार होता है, आज भी 99% दूध का व्यापार यादव समाज करता है, वो तो ब्राह्मण नहीं है। उसी मंदिर से उसके घर के खर्चे चलते हैं। मंदिरों के अंदर आप देखिए, हम लोग पीठों में जाते हैं, मुंडन कराते हैं। अगर आप आमतौर पर देखिए, अगर आपको बाल छिलवाना है तो 50 रुपए खर्च करेंगे, लेकिन उसी मंदिर में एक नाई को जब अपने बच्चे का परवरिश मुंडन का संस्कार कराने जाते हैं, तो उसी नाई को 1000, 2000, 5000 यथाशक्ति जो भी होती वो देकर आते हैं। तो अगर आप उदाहरण के जब पर देखिए, दिया जो जलाना, दिया का प्रचलन मिट्टी के बर्तन का सर्वाधिक मंदिरों में यूज होता है। जो दिया जलाते हैं वो कुम्हार बनाता है, वो भी ब्राह्मण नहीं है। तेल जो होता है वो ब्राह्मण नहीं बनाता, सबसे ज्यादा तेल दीपक के रूप में जलाया जाता है। तो अगर देखिए, सर्व समाज मंदिरों से उनके घरों के खर्चे चलते हैं, ब्राह्मणों के बनाई परंपराओं से खर्चे चलते हैं। होली और दिवाली जैसे त्योहार जब आते हैं, तो उस त्योहारों में ब्राह्मणों का कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर होली और दिवाली जब आती है, तो हर चौराहों पे, हर गली पर सर्व समाज दुकान लगा के बैठता है, और जिसके बाद उनके घर में खुशियां आती हैं जब उनके पास पैसे आते हैं। तो ब्राह्मण समाज ने ये काम किया है। ब्राह्मण समाज जब था, जब उनकी परंपराएं थे, हमारी घर में बहन बेटों की शादी होती थी, तो सब कुछ उन्होंने फिक्स कर रखा था कि भैया अगर आप फर्नीचर दे दो तो फलाने लोहार कहां से आएगा। लड़की की विदाई होगी तो वो नाउन ही लेकर विदा करेगी, माँ बाप भाई बहन सब अलग हो जाते थे। धोबिन ही चूड़ी पहनाएगी, कहार ही पानी भरेगा, सबको साथ लेके चलने का काम ब्राह्मण समाज ने किया है। और इस देश को आजादी की बात आई, इस देश की पहली क्रांति 1857 में मंगल पांडे ने करी थी, और उसके बाद हजारों कहानियां हैं। रानी लक्ष्मीबाई जो अपने बच्चे को पेट में लेकर के तलवार लेकर चली जाती थी, वो ब्राह्मण समाज की वीरांगना थी। अगर ब्राह्मण चाहता तो अंग्रेजों से समझौता करता। विमल जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि अगर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आपके पक्ष में नहीं आया तो आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये पता है, ये यूजीसी जैसा जो काला नाग है, इस देश को जाति हिंसा में जलाएगा, इस देश को बर्बाद करने पे ले जाएगा, गृह युद्ध की पोजीशन पे लेके जाएगा। सवर्ण समाज किसी भी कीमत में इसको एक्सेप्ट नहीं हो करेगा, चाहे उसके लिए हमको सड़कों पे आकर के किसी भी तरह के आंदोलन करने पड़े, किसी भी उस पे हद पे जाना पड़े, लेकिन हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो चाहे वो जेल भरे हो, चाहे वो किसी भी तरह से सरकार को उखाड़ के फेंकने की बात हो, सरकार के संविधान को न मानने की बात हो, कुछ भी नहीं माना जाएगा। इस तरह से काला कानून अब इस देश में नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। हमने इस देश को, अगर आप देखिए, मंडल कमीशन 1992 में आया, हम 2026 में बैठे हैं।
लगभग 35 से 40 साल हो गए। एससी एसटी को आरक्षण 1950 से मिल रहा है, लगभग 75 साल। हमने 75 साल एससी एसटी को दिया है और ओबीसी को भी आरक्षण पिछले 30 से 35 सालों से मिल रहा है। अब उसके बाद भी इनके अंदर समानता नहीं आई है और इनके अंदर इक्वलिटी नहीं आई है, ये बराबरी में नहीं आ पाए हैं। इसमें सवर्ण समाज का दोष नहीं है। सवर्ण समाज आपको इस यूजीसी जैसे काले कानून में किसी कीमत पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। सवर्ण समाज हर लड़ाई लड़ने को, अगर हमने अंग्रेजों से लड़ लिया था जब हमारे पास हथियार नहीं हुआ करते थे, ठीक है, उनके गोला बारूद से हम नहीं डरे थे, तो आज की सरकार से हम डरने वाले नहीं है। हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए हर लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। विमल तिवारी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यूजीसी के मुद्दे पर फैसला जो भी आएगा वो आने वाला वक्त बताएगा, देखा जाएगा। फिलहाल बत्तही चौक में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.